चंगेज खान वो खूंखार मंगोल था जिसने दुनिया की 10% आबादी को मौत के घाट उतार दिया था, जिसने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की और जिसके परिवार ने 100 सालों तक मंगोलों पर राज किया। वो चंगेज खान जिसे पहला ग्रेट खान कहा गया, जिस चंगेज खान ने रूस और वहां की ताकतवर सेना को घुटने पर ला दिया और जिसका शासन एशिया से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था और इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच सबसे बड़े ट्रेड रूट यानी सिल्क रूट पर जिसका कब्जा था, वो चंगेज खान भी पूरे चीन का शासक नहीं बन पाया था। 13वीं सदी में चीन दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक था। इस एम्पायर को अभी तक कोई गुलाम नहीं बना पाया था और दुनिया के कई बड़े साम्राज्य मानते थे कि चीन को कभी भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। वजह थी चीन की महान दीवार जो कई सालों से लगातार बनाई जा रही थी और चीन के साम्राज्य को घेरे हुई थी। लेकिन इसी चीनी साम्राज्य को धूल में मिलाकर चीनी इतिहास का पहला राजा बना एक ऐसा शख्स जिसका रिश्ता था चंगेज खान से। जब दुनिया चीन को जीतना इम्पॉसिबल मान रही थी, तब इस राजा ने चीन को उसकी सही जगह दिखाई। सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े साम्राज्य को हराने वाला एक खानाबदोशी राजा था जो चंगेज खान का पोता था। नाम था कुबलई खान। कुबलई खान वो था जिसने चीन की गद्दी पर बैठकर चीन के भविष्य को बदल कर रख दिया। आज कुबलई खान के चीन पर कब्जे की यही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं कि कैसे कुबलई खान ने चीन को जीतकर चीन के सबसे महान साम्राज्य की नींव रखी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। कुबलई खान उस विरासत का वारिस था जिसने दुनिया को सबसे दहशत भरा रूप दिखाया। वो चंगेज खान का पोता था जिसने एक झटके में ख्वारिज्म का साम्राज्य खत्म कर दिया था। जिस तरह चंगेज खान ने मंगोल कबीलों को एक करके महान मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी, वैसे ही चंगेज खान के पोते कुबलई खान ने भी मंगोलों की विरासत को आगे बढ़ाया था। दोस्तों, कुबलई खान का जन्म हुआ था साल 1215 में। जब 5 साल का वो था, तब चंगेज खान ने ख्वारिज्म साम्राज्य को तहस नहस कर दिया था। इस तरह से बचपन में ही उसे मंगोलों की वीरता और उनके खूंखार युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग मिल रही थी। उसने अपने साथियों को युद्ध में लड़कर शहीद होते हुए और फतह करते हुए देखा था। इसलिए जब वो बड़ा हुआ तो अपने दादाजी की तरह ही बेहतरीन आर्मी कमांडर बना। उसने मंगोलों के लड़ाई लड़ने के तरीकों को अच्छे से सीखा था, लेकिन फिर भी वो बाकी मंगोल नेताओं से अलग था। मंगोलों से ज्यादा उसकी दिलचस्पी चीन में थी और उसकी इसी दिलचस्पी ने चीन को खतरे में डाल दिया था। किसी को नहीं लगा था कि चीन को लेकर उसकी दिलचस्पी उसकी ऐसी ताकत बनेगी कि चीन एक दिन उसके सामने सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएगा। 200 साल 1260 में कुबलई खान ने मंगोलों की गद्दी संभाली और उसने खुद को कहा महान खान। लेकिन क्योंकि मंगोल कबीलों में बटा हुआ साम्राज्य था, इसलिए कुबलई खान को भी अपनी दावेदारी साबित करनी पड़ी और उसकी दावेदारी को चैलेंज किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने भाई अरीक बोके ने किया। 204 सालों तक दोनों भाइयों के बीच में स्ट्रगल चला। उनकी वजह से मंगोलिया एक सिविल वॉर में भी फंस गया, लेकिन फिर 4 साल बाद कुबलई खान की जीत हुई और वो मंगोलों का बन गया सबसे बड़ा नेता। एक बार जब कुबलई खान ने मंगोलों की गद्दी को संभाल लिया तो उसने सारा ध्यान लगाया चाइना को जीतने पर। इस टाइम पर चीन में सोंग राजवंश चीन के साउथ में सत्ता पर काबिज था। कुबलई खान को लगा कि वो सोंग राजवंश को हराकर चीन के बाकी हिस्सों को एक करने की शुरुआत कर सकता है। फिर साल 1267 में उसने अपने मिशन पर काम करना शुरू किया। दोस्तों, सांग राजवंश के दौरान चीन कई टुकड़ों में बटा हुआ था। यहाँ भी कई छोटे बड़े राजा रूल करते थे जिन्हें एक एक करके जीतने का सपना देखा था कुबलई खान ने। अपने अभियान को शुरू करते हुए 1267 में उसने चीन की प्रमुख नदी यांसी रिवर के एरिया पर कब्जा कर लिया। कुबलई खान ने अपनी घुड़सवार सेना और नेवी को अलग अलग हिस्सों पर लगाकर एक मिक्स स्ट्रेटजी बनाते हुए काम किया। मंगोलों ने नदी के पास एक बहुत बड़ा बेड़ा बनाया और इसकी मदद से इन्होंने चीन के रिवर एरिया पर कब्जा कर लिया
और फिर तटों के पास जो भी शहर थे उन्हें भी घेरना शुरू कर दिया। इस तरह दोस्तों एक बेहतरीन मिलिट्री स्ट्रेटजी कुबलई खान ने अपनाई थी, लेकिन उसकी कामयाबी में सिर्फ सेना ने ही उसका साथ नहीं दिया था, बल्कि उसकी कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल था चीनी सलाहकारों का। दरअसल कुबलई खान ने अपने मंत्रिमंडल में चीन के कई सलाहकारों को भी रखा था अपने साथ, जो चीन के अलग अलग राजाओं से डील करने में उसकी हेल्प कर सकते थे। देखिए, कुबलई खान सिर्फ चीन को जीतना नहीं चाहता था, बल्कि वहां पर अपनी साख जमाना चाहता था। इसीलिए इन सलाहकारों के दम पर उसने चीन की कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को समझा और इसके बाद उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप किया। इन्हीं सलाहकारों की मदद से आगे चलकर वो खुद को चीनी लोगों की नज़र में एक वैध शासक के रूप में भी प्रेजेंट कर पाया था। लेकिन दोस्तों, चीन पर कब्जा जितना आसान सुनने में लग रहा है, कुबलई खान को उतनी ही मुश्किलों का सामना इस मिशन पर करना पड़ा। उसके लिए सबसे मुश्किल था सांग राजवंश के जियांगयांग एरिया को जीतना। इस जगह के लिए उसने 6 साल तक घेरेबंदी की। आखिर में उन्होंने एक नए हथियार का इस्तेमाल किया जिसे काउंटरवेट ट्रम्पचेट्स कहते हैं। इसे आप एक बड़े गुलेल की तरह समझें। बाहुबली मूवी में जो ये वाला हथियार आपने देखा है वो काउंटरवेट ट्रम्पचेट्स जैसा ही होता है। 6 साल में जियांगयांग को जब मंगोलों ने जीत लिया तो चाइना के बाकी शहरों को समझ आ गया कि लड़ाई लड़ने से सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा। इसलिए जैसे जैसे मंगोल आगे बढ़े, कई चीनी शहरों ने सरेंडर कर दिया। इस बात का सम्मान करते हुए कुबलई खान ने भी उन्हें बख्श दिया। साल 1276 में सोंग डायनेस्टी की राजधानी हांगजो को भी जीत लिया गया। और झाओ बिंग जो कि सोंग वंश का राजा था, उसे पकड़ लिया गया। हालांकि किसी तरह वो अपने वफादारों के साथ भागने में कामयाब हो गया और साल 1279 में जब वो सिर्फ 7 साल का था तब उसने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी यमन में, और इस लड़ाई में मंगोलों ने उसे मार दिया। इस तरह से कुबलई खान ने वो हासिल कर लिया जिसे कई लोग असंभव मानते थे, चीन पर फतेह। चीन पर कुबलई खान के कब्जे ने चीन की राजनीति को बदल कर रख दिया। उसने युआन राजवंश की शुरुआत की और इसके साथ ही चीन पर शुरू किया एक गैर चीनी सम्राट का शासन। एक नई शुरुआत करते हुए कुबलई खान ने दादू यानी आज के बीजिंग को अपनी राजधानी बनाया। कुबलई खान के चीन पर कब्जे के बाद से मंगोलों का चीन में बोलबाला हो गया, लेकिन फिर भी समझदारी दिखाते हुए उसने चीन के लोगों को भी अपने साथ रखा ताकि उसके खिलाफ कोई विद्रोह की गुंजाइश ना रहे। दोस्तों, कुबलई खान ने चीनी साहित्य, आर्ट और वैज्ञानिक प्रगति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हुए मंगोल रीति रिवाजों को भी चीन में जगह दिलाई। कहा जाता है कि कुबलई खान के शासन में सड़क नेटवर्क और डाक व्यवस्था खूब सुधरी। इससे हुआ ये कि फॉरेन ट्रेड में चाइना को खूब हेल्प मिली और पूरे एशिया और यूरोप से कुबलई खान के दरबार में ट्रेडर्स आते जाते रहते थे उसके टाइम पीरियड में। कुबलई खान की चीन पर जीत का गहरा और परमानेंट असर पड़ा। उसके शासन ने सदियों के विभाजन के बाद चाइना को एकजुट किया और देश को एशिया और उसके बाहर एक बड़े सांस्कृतिक और तकनीकी आदान प्रदान के लिए खोल दिया। युआन राजवंश दोस्तों करीब 100 सालों तक चला और इस दौरान चीनी इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसमें मंगोल और चाइनीज कल्चर्स ने एक यूनिक और परमानेंट विरासत बनाने के लिए आपस में रिलेशन एस्टैब्लिश किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी कुबलई खान के चाइना पर कब्जा करने की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।